गुड मॉर्निंग। तो चूंकि आज का टॉपिक हेल्थ का है तो हम थोड़ा उसमें समझते हैं आज किडनी क्या है। ठीक है, किडनी किडनी बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि किडनी आजकल इसके रोगी बहुत तेज बढ़ रहे हैं। तो पहले देखते हैं किडनी का काम क्या क्या है, और ये फिर किडनी को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो कॉपी कलम लेके आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जानकारी इसमें बड़ी अच्छी मिलने वाली है। चलिए। ह्यूमन बॉडी के अंदर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के अंदर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। हार्ट, लंग्स, लीवर और किडनी। ये चारों ऑर्गन्स अपना काम सही तरीके से करके हमें जिंदा रखते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम 3D एनिमेशन की मदद से जान चुके हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की मदद से जानेंगे कि हमारा किडनी कैसे और क्या काम करता है। तो आइए जानते हैं इसे। दोस्तों, किडनी हमारे लंग्स और लीवर के ठीक नीचे पीठ की साइड में होता है। किडनी राजमा के शेप का होता है। इसका साइज हर इंसान के उसके मुट्ठी के बराबर होता है। यानी आपके हाथ की मुट्ठी का जो साइज है वही साइज आपकी किडनी का भी होता है। किडनी के ऊपर टोपी के जैसे किडनी से दो ग्रंथियां जुड़ी होती है। इन ग्रंथियों को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को बनाता है। किडनी का काम हमारे बॉडी में ब्लड को फिल्टर करना है। साथ ही ये हमारे बॉडी में वाटर लेवल को कंट्रोल करके यूरिन यानी पेशाब को बनाता है। किडनी हमारे ब्लड में मौजूद अमोनिया, यूरिया और भी कुछ हानिकारक पदार्थों को ब्लड में ही मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके उससे यूरिन को बनाता है। किडनी से दो ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई होती है। एक से अशुद्ध खून किडनी के अंदर जाता है और दूसरे से शुद्ध होकर खून बाहर आता है। किडनी से एक पाइप नीचे की तरफ निकली हुई होती है। इसे यूरेटर कहते हैं। इसी यूरेटर से किडनी के द्वारा बनाया गया यूरिन बाहर निकलता है और नीचे जाकर एक टैंक में जमा होता है, जिसे ब्लैडर कहते हैं। ब्लैडर लगभग 500 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। जब ब्लैडर में 300 ml तक यूरिन इकट्ठा हो जाता है तब हमें मूत्र विसर्जन की इच्छा होने लगती है। चलिए अब देखते हैं किडनी ब्लड को फिल्टर करता कैसे है। हमारा किडनी अंदर से टोटल 4 भागों से मिलकर बना है। पहला ये बाहर का कवर वाला भाग, इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। दूसरा इसके ये अंदर का भाग, इसे मेडुला कहते हैं। तीसरा ये यूरेटर से जुड़ा हुआ भाग, इसे पेल्विस कहते हैं। और चौथा ये बीच वाला भाग, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स एक तरह की बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन सेल्स हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके सबसे फ्रंट में बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे वुमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर गुच्छे के रूप में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें ग्लैमेरुलस कहते हैं। यहीं पर ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इन बाहर की ब्लड कैपिलरी से अशुद्ध खून वुमेन कैप्सूल में एंटर होता है। यहाँ अंदर आने के बाद ग्लैमेरुलस ब्लड को फिल्टर करने लगता है। जब खून से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है तब वुमेन कैप्सूल इन अशुद्धियों को खून के अंदर मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। वुमेन कैप्सूल से जुड़ी ये ट्यूब आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। इसी कलेक्टिंग डक्ट से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस में छोड़ देता है, जहां से ये अशुद्धियां यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाती है और फिर लास्ट में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारी किडनी कैसे काम करती है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाहर का कवर वाला भाग, इसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। दूसरा इसके ये अंदर का भाग, इसे मेडुला कहते हैं। तीसरा ये यूरेटर से जुड़ा हुआ भाग, इसे पेल्विस कहते हैं। और चौथा ये बीच वाला भाग, इसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही कॉर्टेक्स है, क्योंकि इसी कॉर्टेक्स वाले हिस्से से हमारा ब्लड फिल्टर होता है। कॉर्टेक्स एक तरह की बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही नेफ्रॉन सेल्स हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक नेफ्रॉन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके सबसे फ्रंट में बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे वुमेन कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर गुच्छे के रूप में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिन्हें ग्लैमेरुलस कहते हैं। यहीं पर ब्लड को फिल्टर करने का काम किया जाता है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। इन बाहर की ब्लड कैपिलरी से अशुद्ध खून वुमेन कैप्सूल में एंटर होता है। यहाँ अंदर आने के बाद ग्लैमेरुलस ब्लड को फिल्टर करने लगता है।
जब खून से सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है तब वुमेन कैप्सूल इन अशुद्धियों को खून के अंदर मौजूद पानी के माध्यम से एब्जॉर्ब करके आगे ट्यूब में भेज देता है। वुमेन कैप्सूल से जुड़ी ये ट्यूब आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। इसी कलेक्टिंग डक्ट से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कलेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस में छोड़ देता है, जहां से ये अशुद्धियां यूरेटर से होते हुए ब्लैडर में जमा हो जाती है और फिर लास्ट में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारी किडनी कैसे काम करती है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम। गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है? जी जी सर। जी सर। जी। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा इसका स्ट्रक्चर। किसका? तो किडनी का। और किडनी का काम क्या है? तो सबसे बड़ा काम है ये ब्लड को छान के उसकी अशुद्धियों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का काम करता है। अभी देखिए, किडनी के बारे में एक चीज और जानी। ऊपर वाले ने सबको 2 किडनियां दी हैं, यानी कि दोनों क्या करती हैं? ब्लड को फिल्टर करके उसकी अशुद्धियों को यूरेथ्रा के, यानी कि ये यूरेथ्रा के माध्यम से सीधे से बाहर कर देती हैं। अब इसमें समस्या ये है कि अभी तत्काल में किडनी के बहुत सारे रोगी मिल रहे हैं। अब किडनी के बहुत सारे रोगी क्यों मिल रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है जानकारी का अभाव। अब जानकारी का अभाव क्या है? तो सबसे बड़ा अभाव यह है कि आज किडनी पे लोड हम लोग बढ़ा रहे हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? लोड। और जब किसी भी अंग पे आवश्यकता से अधिक लोड आप डालेंगे तो 100% श्योर है कि वो अंग को ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब ज्यादा काम करना पड़ेगा तो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी देखिए, वीडियो के शुरुआत में ही बात की गई हार्ट, किडनी, लीवर एंड लंग्स, यानी कि फेफड़ा, गुर्दा, आपका यकृत यानी कि जिसको लीवर बोलते हैं, और उसके बाद आपका हार्ट हो गया, फेफड़ा हो गया, गुर्दा हो गया, और आपका ये हार्ट है, लीवर है, भूल जा रहा है, वो आगे पीछे हो जा रहा है। ठीक है, हार्ट है, लीवर है, गुर्दा है और आपका फेफड़ा है। ये 4 मेजर अंग होते हैं। और इन चारों अंगों का महत्व बस इतना ही जान लीजिए कि जितने लोगों की मृत्यु होती है उसमें सबसे बड़ा रीजन है हार्ट अटैक का, दूसरा रीजन आ रहा है लीवर फेल्योर का, तीसरा रीजन आ रहा है किडनी फेल्योर का, और चौथा रीजन आ रहा है कि इंसान के फेफड़े जो काम करना चाहिए वो काम करने से इनकार कर दे रहे हैं। मतलब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कभी कभी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इस सब के पीछे रीजन है टॉक्सिन्स। ये चारों को अगर हम इकट्ठा मिला के देखें तो सबसे बड़ा रीजन है इसका टॉक्सिन्स। अब टॉक्सिन्स क्या है? तो सीधी सी बात है कि हम जो भी हवा और जो भी पानी और जो भी खाना, ये 4 चीजें हम लेंगे, इन चारों के अंदर जो मौजूद है वही तो हमारे शरीर को मिल रहा है ना। अब इन चारों के अंदर क्या मौजूद है? सबसे बड़ी चीज है ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वहां भी टॉक्सिन जा रहा है। दूसरा चीज है अगर हम पानी ले रहे हैं तो पानी से हमको मिनरल चाहिए, हवा से हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इसमें टॉक्सिन आज मिल चुका है जिसको बोलते हैं प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर को नहीं चाहिए वो भी आपके हवा के अंदर मिल चुका है, जैसे गाड़ी का धुआं हो गया, ऐसे बहुत सारे। ठीक है, पानी से हमको चाहिए मिनरल। अच्छा, ठीक 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 ठीक, फ्रिज से निकाल के ला रही हो? हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ। ठीक है, फिर क्या होता है? हमको चाहिए पानी से मिनरल। मिनरल क्या करता है? तो मिनरल की कमी से हमारे शरीर में सबसे बड़ी चीज है कि हमारे जो अंग है, हमारे शरीर में जैसे नहीं बोला जाता है कि 75% वाटर है, तो 75% वाटर का जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में है? तो वो मिनरल के हाथों में है। यानी कि मिनरल क्या करता है? आपके शरीर के अंदर पानी का बैलेंस बना के रखता है। अभी एक चीज समस्या देखिए, सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि बॉडी के अंदर बहुत लोगों को बेवजह, यानी कि कोई वजह नहीं निकल रही है, फिर भी शरीर के अंदर सूजन बढ़ रही है। सूजन क्यों बढ़ रही है?
सूजन इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि शरीर के अंदर मिनरलाइजेशन कम होने की वजह से, मिनरल कम होने की वजह से जो पानी का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। जब पानी का बैलेंस बिगड़ रहा है तो सीधी सी बात है, कहीं भी पानी इकट्ठा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में बॉडी में एक्स्ट्रा सूजन आ रही है। और आपने देखा होगा ऐसी सूरत में जब शरीर से पेशाब को बढ़ा दिया जाता है तो पेशाब बढ़ने के साथ ही शरीर की वो सूजन कम हो जाती है। क्यों कम होती है? कारण है क्योंकि उस सूजन में हो क्या रहा है, पानी का इनबैलेंस होकर कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है। अब किसी के पेट में इकट्ठा हो गया तो लोग कहते हैं आपके तो लीवर में पानी हो गया। किसी के फेफड़े में पानी इकट्ठा हो जा रहा है, यानी कि फ्लूइड इकट्ठा हो जा रहा है, तो लोग कहते हैं फेफड़े में पानी हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है मिनरल की वजह से। लेकिन उसके साथ एक और समस्या है, जो समस्या ये है कि पानी के अंदर मिनरल तो भी छोड़ दीजिए, वो तो कम हो ही गया, लेकिन उसके साथ इस पानी के अंदर टॉक्सिन बढ़ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि आरओ का पानी पीते हैं। चलिए, आरओ का पानी फ्रेश तो हो सकता है, लेकिन क्या उस आरओ के पानी में भरपूर मात्रा में जो मिनरल्स होने चाहिए, क्या वो है? तो माय डियर फ्रेंड, उसके अंदर मिनरल की भी कमी हो रही है, उसके साथ टॉक्सिन्स भी बढ़ रहे हैं। टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, टॉक्सिन्स का मतलब वो चीज जो आपके शरीर को नहीं चाहिए। और अगर खाने की बात करें तो खाने से हमको विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ट्रेस एलिमेंट मिलता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलता है, पिगमेंट मिलता है, एंजाइम मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है। यानी कि ये किस लिए है? ये आपके शरीर को चलाने के लिए है। और इन तत्वों की कमी से भी बीमारियां आती हैं। अभी मैटर वो नहीं है, मैटर यह है कि हमारे शरीर में लोड कैसे बढ़ रहा है। मैटर यह है कि हमारे बॉडी के अंदर लोड बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ किसका रहा है? लोड बढ़ रहा है टॉक्सिन्स का। क्योंकि जो भी आप अंदर डालेंगे, चाहे हवा डालिए, चाहे पानी डालिए, चाहे भोजन डालिए, ये सबको एक प्रोसेस के बाद ब्लड के अंदर ही जाना है। तो ब्लड के अंदर क्या जाता है? ब्लड के अंदर वो चीज जाती है जो उस चीज के अंदर मौजूद है। अब अगर उसमें विटामिन मौजूद है तो ब्लड के अंदर विटामिन जाएंगे। अगर उसमें इंजाइम्स मौजूद है तो ब्लड के अंदर इंजाइम्स जाएंगे। अगर उसमें ये आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद है तो उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स जाएंगे। यानी कि जो मौजूद है वही जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो वहां टॉक्सिन्स मौजूद है वो टॉक्सिन्स भी तो अंदर जाएंगे। और जब अंदर जाएंगे तो पूरे शरीर के अंदर यही ब्लड चक्कर लगाता है, यानी कि पूरे शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स भी चक्कर लगा रहा है उसके साथ। और ये जा रहा है तो फिर हमारी कोशिकाओं, यानी कि वहां से कहा जाता है, ये ब्लड के माध्यम से जितना भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ये सीधे जाके आपके बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन के, यानी कि अंगों के सेल, यानी कि कोशिकाओं तक जाता है। अब कोशिकाएं क्या करती है? उसको ग्रहण करती हैं। तो अब उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के साथ वो कोशिकाएं टॉक्सिन्स भी ग्रहण कर रही हैं, यानी कि वो चीज ले रही हैं जो उनकी बॉडी के लिए नहीं चाहिए। अब जब वो चीजें मिलेंगी आपके शरीर को, तो आप सोचिए आपका शरीर क्या करेगा, वो कोशिकाएं क्या करेंगी? बीमार होगा सर। वो कोशिकाएं बीमार हो जाएंगी। तो एक सिंपल सा फंडा है जो मॉडर्न साइंस ही बोलता है, हम नहीं बोलते, ये मॉडर्न साइंस बोल रहा है कि अगर आपकी शरीर के सेल्स हेल्दी हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर आपके शरीर के सेल अगर बीमार हैं तो आपकी बॉडी या तो बीमार हो सकती है या तो आपकी मृत्यु हो सकती है। दो चीजें आ सकती हैं, क्योंकि यही टॉक्सिन्स, यही जो जहरीले चीजें बॉडी के अंदर यही ब्लॉकेज बनाएंगे। बॉडी के अंदर किसी भी अंग की क्रिया को इनबैलेंस यही करेंगे। तो इसीलिए एक सिद्धांत आया कि जब शरीर के अंदर टॉक्सिन्स जाता है उसके कारण शरीर इनबैलेंस होता है, और इसी इनबैलेंस की अवस्था को हम बीमारी बोलते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा आया। अब ऊपर वाले ने जानता था, ऊपर वाले की शरीर के ऊपर लोड बढ़ेगा, और जब बॉडी के ऊपर लोड बढ़ेगा तो इस लोड को निकाला कैसे जाएगा? तो ऊपर वाले ने इस बॉडी के अंदर ये 4 आर्गन जो दिए, ये तो हमारे मेजर अंग है पूरे शरीर को चलाने के लिए, लेकिन इसी में से कुछ अंग ऐसे हैं जो उसी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। और हमने बताया था इसमें 6 अंग है। कौन कौन से हैं? पहला है गुर्दा, दूसरा है लीवर, तीसरा है आपका फेफड़ा, चौथा है आपका चमड़ा। ठीक है,
गुर्दा हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, चमड़ा हो गया। फिर आपकी है आंतें। अभी एक चीज भूल रहा है, क्या है बताइए आप, क्या क्या है? नर्वस सिस्टम सर। यस, नर्वस सिस्टम, जिसको सीएनएस भी बोलते हैं। ये 6 ऐसी जगह हैं जहां से टॉक्सिन्स रिड्यूस होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर नर्वस सिस्टम से कैसे? तो भाई निगेटिव थॉट्स उसको पॉजिटिव में चेंज करना ये आपका काम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी समस्या क्या है? अभी हमारा आज हम बात करेंगे गुर्दे की, लेकिन उसके बात करने से पहले बाकी चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। तो अभी क्या है, हमारा गुर्दा क्या करता है? ये भी टॉक्सिन्स को रिड्यूस करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालता है। हमारा लीवर क्या करता है? ये बाइल डक्ट्स बनाता है और बाइल डक्ट्स बना के उसको क्षार में कन्वर्ट करके उसको खत्म करता है। फेफड़ा क्या करता है? ये ऑक्सीजन तो अंदर ले ही जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जितना बॉडी में बन रहा है उसको भी निकाल के बाहर करता है। चमड़े की बात करें तो ये भी टॉक्सिन रिड्यूस करने का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा अंग बॉडी का है और सबसे ज्यादा काम भी यही करता है। अब इस ये क्या करता है? तो पसीने के माध्यम से, मैल के माध्यम से जो भी टॉक्सिन जाता है उसको निकालता है। प्लस ये बाहर से जो बैक्टीरिया वायरस का हमला हो रहा है, तो ये चमड़ी में टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स को बोलते हैं किलर सेल। तो ये क्या करता है? यहीं पर किसी बैक्टीरिया को मार देता है। वो अंदर कब प्रवेश करेंगे? जब ये कटेगा, जब ये फटेगा तब अंदर प्रवेश करेगा। कटा फटा नहीं है, तो यहीं पर मारने की हैसियत रखता है ये। ठीक है, आते क्या करती हैं? ये लाइटरिंग बना के जितने भी वेस्ट मटेरियल बॉडी के हैं वो बाहर निकाल देती हैं। और सीएनएस नर्वस सिस्टम, यहां से काम होता है माय डियर फ्रेंड। ये 6 अंग हैं। आज हमारा टॉपिक है गुर्दा। ठीक है, और आज आप एक चीज दिमाग लगा के सोचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, सबसे ज्यादा इन्हीं 6 के रोगी हैं कि नहीं है? सबसे ज्यादा इसी 6 के रोगी हैं। क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है। किसी का गुर्दा खराब है, किसी का लीवर खराब है, किसी को फेफड़े में बीमारी है, किसी को चमड़े में बीमारी है, किसी को आंत में बीमारी है, किसी को नर्वस सिस्टम में बीमारी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी का संचालन करता है। इसी में तंत्रिका, तंत्र वंत्र सब आ गए। लेकिन ये बीमार क्यों है? तो कारण है, ये अंग जो है 2 काम करते हैं। इसमें बहुत सारे अंग हैं जो शरीर के अंदर, जैसे फेफड़ा है आपका, ऑक्सीजन लेके जाएगा, ये लेके भी जाते हैं, पहुंचाने का भी काम करते हैं। लेकिन इनका एक काम है, सबसे बड़ा काम है इनका एलिमेशन का। एलिमेशन क्या होता है? जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। एलिमेशन यानी कि इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, बोला जाता है एलिमेंट रिफ्लेक्शन। शब्दों को बढ़िया से पढ़िए, पकड़िएगा। एलिमेंट रिफ्लेक्शन। और व्हाट इज एलिमेंट रिफ्लेक्शन? अब एलिमेंट रिफ्लेक्शन है क्या? तो जब आपके अंग, एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जो, समझिए एलिमेंट का मतलब हो गया, आपने एक देखा होगा, ये जो मिस्त्री लोग तार और जोड़ते हैं ना, तो उसमें आता है एलिमेंट, वो उसके जो, उसको बोलते हैं सोल्डर। हाँ, उसको सोल्डर बोलते हैं। तो उसके अंदर एक एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट क्या करता है? वो ताप बनाने का काम करता है माय डियर फ्रेंड। वो ना हो तो वो गर्म ही नहीं होगा, और जब गर्म नहीं होगा तो वो किसी भी तार को जोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पिताजी वहां से थे, तो ये थोड़ा बहुत पता है हमको। उसी तरह बॉडी के अंदर एलिमेंट रिफ्लेक्शन, यानी कि इसी तरह हर जगह सूत्र से सूत्र जुड़े हुए हैं जो बॉडी का ताप है निर्धारित करते हैं, और यहीं से एलिमेंट रिफ्लेक्शन होता है, यानी अंगों का रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि आपके सेल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। सेल्स रिफ्लेक्ट करके बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिन है रिड्यूस करके बाहर कर देते हैं। यही इनका काम है। और जिस इंसान के शरीर में एलिमेंट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसके लक्षण आते हैं माय डियर फ्रेंड। सबसे बड़ा लक्षण, गुर्दा कम काम करेगा तो पेशाब कम बनेगा। इसका मतलब पेशाब कम बन रहा है तो ब्लड को नहीं कम छानेगा। जितना ही कम छानेगा, ब्लड के अंदर अशुद्धि वैसे ही पड़ी रहेगी। जितना अधिक अशुद्धि पड़ी रहेगी, उतना अधिक बॉडी भी अशुद्ध होती जाएगी, क्योंकि पूरे बॉडी के अंदर अशुद्ध ब्लड घूमने लगेगा। और जब अशुद्ध ब्लड घूमेगा तो सोचिए कितनी बीमारियां पैदा कर सकता है। लीवर अगर बाइल डक्ट ना बनाए तो वहां पर क्या हाल होगा? क्योंकि मेजर अंग है, बिना इसके आपके काम नहीं चलता। देखिए, एक है बॉडी के अंदर मेजर अंग जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, और कुछ अंग ऐसे हैं जो सहायक अंग होते हैं, जैसे आंखें। अगर किसी की आंखें निकाल ली जाए, क्या वो मर जाएगा? नहीं, उसको सिर्फ एक दिक्कत होगी, उसको दिखेगा नहीं, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि ये मेजर अंग नहीं है।
जीभ किसी की काट ली जाए तो क्या वो मर जाएगा? पक्का है नहीं मरेगा, फिर भी वो जिएगा। अंतर यही है कि जीभ के सहारे जो काम होता है वो काम नहीं कर पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, वो किसी चीज का टेस्ट नहीं, ये सब चीजें होंगी। किसी का हाथ काट लिया जाए, क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। बस इतना ही दिक्कत है कि उस हाथ से जो काम करने वाले हैं वो हाथ ये माइक है। वो, जी कमलेश जी, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। तो शरीर के अंदर कुछ मेजर अंग है जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता, और कुछ सहायक अंग है, वो सहायक अंग न रहे तब भी आदमी जिंदा रह सकता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों की आंखें नहीं है, जिंदा है। बहुत लोगों के कान काम नहीं करते हैं, जिंदा है। बहुत लोगों की जीभ नहीं है, जिंदा है। बहुत लोगों के हाथ नहीं है, जिंदा है। बहुत लोगों के पांव नहीं है, जिंदा। क्यों? क्योंकि ये मेजर नहीं है। इसके ये सब अंगों के न रहने से आदमी अपंग होता है। उसको बोला जाता है अपंग आदमी है, इसके हाथ नहीं है, इसके पांव नहीं है, लेकिन आदमी मर नहीं सकता, अपनी पूरी जिंदगी जी के जाएगा। लेकिन ये जो 6 अंग हैं, अगर इसमें से कोई ना रहे तो आप कैसे जिएंगे? क्योंकि यही रिफ्लेक्ट करके बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। और ऊपर वाले ने क्यों दिया? क्योंकि ऊपर वाले को मालूम था भाई कि जब ये शरीर के अंदर, तो छोड़िए अभी टॉक्सिन्स को बगल कीजिए, सिर्फ इतना समझिए कि शरीर के अंदर 24 आवर्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं, 24 आवर्स। और यही केमिकल रिएक्शन ही बताता है कि इंसान जिंदा है कि मुर्दा है। अब ये जब केमिकल रिएक्शंस होगा, अगर आप टॉक्सिन नहीं ले रहे हैं फिर भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लीजिए आपने हवा को एकदम फ्रेश कर लिया, शुद्ध हवा, आप खाने को ऑर्गेनिक खाने लगे, पानी आपका एकदम 100 साल पहले की तरह हो गया। एक कल्पना कीजिए कि 100 साल पहले की तरह पानी हो गया, 100 साल पहले की तरह खाना हो गया, और 100 साल पहले की तरह ऑक्सीजन हो गया। क्या वहां टॉक्सिन थे? नहीं, लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़ते थे कि नहीं पड़ते थे? जवाब दीजिए। पढ़ते थे सर। भी पड़ते थे। वहां पे आपको एक चीज बता दें, सबसे बड़ी चीज है कि तब भी बॉडी में टॉक्सिन बनता था, क्योंकि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा ही होगा। तब के लोगों में अब के लोगों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि तब के लोगों को बाहर से टॉक्सिसिटी का सामना कम करना पड़ता था। आज के लोगों को के बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा डबल हो गई, डबल हो गई माय डियर फ्रेंड। क्यों हो गई? क्योंकि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो पैदा हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम जो ले रहे हैं उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी बढ़ गई। यूरिया बढ़ गया, डाई बढ़ गया, पोटास बढ़ गया, गाड़ियों का धुआं बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो आज बॉडी को दूनी गति से रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पढ़ेगा दूनी सर। गति से रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा कि करना पड़ेगा? और दूनी गति से मेहनत करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अब आप बताइए, क्या उम्र कम नहीं होगी इंसान की? क्योंकि जहां सिंगल काम होना चाहिए वहां डबल काम हम ले रहे हैं, और जब हम डबल काम ले रहे हैं तो हमारी उम्र तो कम होनी ही होनी है, क्योंकि हमने टॉक्सिन की मात्रा बढ़ा दिया, और टॉक्सिन तो बढ़ा दिया, न्यूट्रिशन कम कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये कहा जाए कि इंसानी सभ्यता के लिए ये बहुत ही नुकसान वाला समय है, नुकसान वाला समय। क्योंकि हर चीज के नुकसान की भरपाई आप कर लेंगे, उम्र के नुकसान की भरपाई करना बड़ा मुश्किल है माय डियर फ्रेंड। हर चीज की नुकसान की भरपाई कर लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो फिर दोबारा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन ये शरीर ही है, एक बार चला गया तो उस तरह का शरीर फिर दोबारा नहीं बनता। साइंस भी यहां पर फेल है, क्योंकि अभी तक इंसान को, जिंदा इंसान को मुर्दा इंसान को जिंदा करने की दवाई नहीं आई। हाँ, जिंदा इंसान को मुर्दा करने के लिए बहुत सारी दवाई हैं, लाइक सल्फास, लाइक मरचाहवा दवाई, कुछ भी खा के आदमी मर जाता है। जिंदा इंसान को मुर्दा बनाने के लिए हजारों उपाय, लेकिन मुर्दा इंसान को जिंदा बनाने के लिए दुनिया में कोई उपाय नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो उम्र कम हो गई ना, उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और आज के इंसान के शरीर पे डबल लोड है, मानसिक तनाव अलग है, मानसिक जो मेंटली वो झेल रहा है वो अलग चीज है, और जो शारीरिक दबाव पड़ रहा है, जो इसके ऊपर लोड पड़ रहा है वो अलग है। डबल स्ट्रेस लेके, यानी कि बॉडी के अंदर
स्ट्रेस की मात्रा बढ़ती जा रही है माय डियर। ऐसे में आपने देखा होगा कि बॉडी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा है, और जब ये ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा तो 100% पक्का है कि गुर्दे को दूनी गति से काम करना पड़ेगा, लीवर को भी पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, फेफड़े को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, चमड़े को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, आंतों को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ज्यादा काम कर रहा है। नतीजा ये है कि ओवरलोड और ओवरवर्क होने के नाते ये जल्दी जल्दी बीमार हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरलोड एंड ओवरवर्क करने के नाते ये जल्दी जल्दी बीमार हो रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है कि आज समाज के अंदर गुर्दे के स्पेशलिस्ट बढ़ गए, लीवर के स्पेशलिस्ट बढ़ गए, लंग के स्पेशलिस्ट बढ़ गए, गैस्ट्रो के डॉक्टर ज्यादा बढ़ गए। कुछ ऐसे हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही देखते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूरो का डॉक्टर। न्यूरो का डॉक्टर, ये स्पेशलिस्ट लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये इलाज किसका करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, आप अपने आप से कीजिए। बहुत लोग चिल्लाते हैं हाय डॉक्टर, हाउ डॉक्टर, हाउ डॉक्टर, वो डॉक्टर महान, वो महान, वो महान। मैं पूछता हूं इलाज किसका करते हैं? ये इलाज तो कर रहे हैं डिजीज का ना, तो डिजीज के बाद के लिए डॉक्टर बैठा है, लेकिन डिजीज के पहले कौन आपका ख्याल रखेगा? माय डियर फ्रेंड, वो आपको रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा। वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका है तो जिम्मेदारी आपकी है। जब ये शरीर पे डबल लोड डाल के आप डबल काम करा रहे हैं इससे, तो इसको डबल न्यूट्रिशन देना भी आप ही का काम, कोई दूसरा नहीं आएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, स्पेशलिस्ट कितना ही बढ़ गए, कितने गुर्दे के पेशेंट बीमारी से बाहर आ रहा है। स्पेशलिस्ट कितना ही बढ़ गए, कितने लीवर के पेशेंट बाहर आ रहा है। स्पेशलिस्ट कितना ही बढ़ गए, कितने फेफड़े के पेशेंट बाहर आ रहा है। स्पेशलिस्ट कितना ही बढ़ गए, कितने स्किन के पेशेंट बाहर आ रहा है। स्पेशलिस्ट कितना ही बढ़ गए माय डियर फ्रेंड, कितने गैस्ट्रो की दिक्कत के बाहर आ रहा है, कितने सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले बीमारी से बाहर आ रहा है। हर जगह एक ही चीज है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट। बीमारी हो गई, दवाई खाइए, शरीर मैनेज रहेगा। आप वक्त के पहले नहीं जाओगे, उस बीमारी से नहीं जल्दी मरोगे, कुछ दिन आप जिंदा रहोगे। यही चल रहा है। ये बातें किसी को बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है, और सच्चाई से मुंह मोड़ के आप पीछे नहीं जा सकते, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। केवल मैनेजमेंट चल रहा है। और आपको एक चीज बता दें, एक बार शरीर इनबैलेंस हो गया, उस शरीर के अंदर अगर ये आपके मेजर अंग इनबैलेंस हो गए, फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, ठीक होने वालों की कमी। डॉक्टर्स की कमी नहीं है, बीमारी से बाहर निकलने वालों की कमी है। डॉक्टर्स की रिसर्च की कमी नहीं है। हर चीज बढ़ गया है, लेकिन बाहर निकलने वाले कम हो गए, बीमारी से बाहर निकलने वाले कम हो गए। तो सबसे बड़ी चीज है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती माय डियर फ्रेंड। अब हम बात कर रहे थे गुर्दे की, तो ये एक शरीर का सिंपल सा प्रोसेस है। शरीर को बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, इनबैलेंस हो रही है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स का लोड बढ़ रहा है, न्यूट्रिशन का लोड, न्यूट्रिशन का खुराक जो हमारा पोषक तत्व है वो घट रहा है। नतीजा क्या रहा है, इम्यूनिटी हमारी वीक हो रही है। और जब इम्यूनिटी वीक यानी कमजोर हो जाएगी, तो फिर आने वाले समय में आपको अधिक से अधिक समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा आपको। अब इसमें गुर्दा क्या है, गुर्दे पर अधिक लोड पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है पेन किलर्स की कैप्सूल्स। एक पेन किलर जब आप एक बार खाते हैं, तो आपके बॉडी का एक नेफ्रॉन मर जाता है। और नेफ्रॉन क्या करता है, आपने अभी देखा, आजकल एक रोगी बढ़ रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस के रोगी बढ़ रहे हैं। अब आप, व्हाट इज हाइड्रोनेफ्रोसिस, है क्या हाइड्रोनेफ्रोसिस? यानी कि गुर्दे के नेफ्रॉन में पानी रुक रहा है, पानी भर रहा है। क्यों पानी भर रहा है? तो कारण है, उसी में आपने देखा है कि कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बढ़ रही है, यानी कि जो नलियां है ना वो जाम हो रही है माय डियर फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आवश्यकता से अधिक लोड। दूसरा चीज, एक पेन किलर खाए, एक नेफ्रॉन गया। लोग कहते हैं दारू पीने से किडनी खराब होती है, सही खराब होती है,
लेकिन बहुत कम लोगों की देखा गया है। उनको हार्ट अटैक आता है, उनका लीवर खराब होता है ज्यादा। लीवर जब खराब होता है तो उसकी वजह से जब नहीं होता है कि एक अंग से दूसरे अंग से तीसरे अंग में बीमारी चली जाती है। एक होती है लोकल डिजीज, समझिएगा इस चीज को। एक होती है लोकल बीमारी, एक होती है जनरल बीमारी। लोकल का क्या मतलब है? लोकल का मतलब है जब कोई रोग सिर्फ एक अंग तक है। और जनरल का क्या मतलब है? जब वो एक अंग से निकलकर 4 अंगों, 2 अंगों, 3 अंगों में अपना समूह बनाने लगा, उसको बोलते हैं जनरल बीमारी। तो ये वहां से जाके तब किडनी पे असर पड़ के खराब हो रहा है माय डियर। क्योंकि हमारे सभी अंग क्या है? एक दूसरे के सहयोगी हैं। बिना एक दूसरे के सहयोग के ये आपस में तालमेल बैठा के नहीं चल पाएंगे, और इनका तालमेल का बिगड़ना ही बीमारी है। तो अभी उससे क्या होता है? उससे हार्ट अटैक, क्योंकि विटामिन B12 की कमी होती है उससे, तो उससे सबसे अधिक हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। किडनी भी डैमेज होती है, लेकिन उससे पहले लीवर डैमेज होता है। लेकिन पेन किलर डायरेक्ट डेली एक नेफ्रॉन मारता है। तो सबसे बड़ा कारण है जो गुर्दे के खराब होने का, तो सबसे बड़ा उसमें पहला कारण है पेन किलर की गोली। क्या है? पेन किलर की गोली। जो दूसरा कारण है गुर्दा खराब होने का, मान लीजिए आपको पेशाब लगा और आपने पेशाब को रोक के रखा, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपके गुर्दे पर लोड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो माय डियर फ्रेंड, कभी कभी यूरिन को रोकना, यूरिन को रोकना भी एक कारण होता है जहां से गुर्दे खराब होते हैं। ठीक है? जहां से गुर्दे खराब होते हैं, ये भी एक कारण है। खास करके गुर्दे पर लोड हम बढ़ा रहे हैं। हम क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम पेशाब को रोक रहे हैं। जो दूसरा कारण है, हम पेन किलर्स खा रहे हैं। तीसरा कारण अभी आ जाइए। जो तीसरा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जी, माइक बंद कर दीजिए गुड्डू जी। ठीक है? तो पहला कारण हो गया पेन किलर्स, सबसे ज्यादा किडनी यहीं से खराब हो रही है। सेकंड कारण क्या हो गया? गुर्दे पर पेशाब का लोड बढ़ना। यानी कि हमको क्या करते हैं, हम बैठे रहते हैं और हमको 1 नंबर लगा है, यूरिन लग गया। हम सोचते हैं कि थोड़ी देर में जाएंगे, फिर थोड़ी देर में जाएंगे। ऐसे क्या होता है? गुर्दे पर लोड बढ़ता है, और जब गुर्दे पर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका गुर्दा डैमेज हो जाएगा। आपका गुर्दा डैमेज हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है जिससे गुर्दा खराब हो रहा है। उसके बाद क्या है? मेडिकेशन। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बॉडी के अंदर जाके नुकसान करती हैं। आजकल एक चीज बताएं आपको, लोग कहते हैं आयुर्वेदिक खाने से गुर्दा खराब नहीं होता, आयुर्वेदिक गोली खाने से भी गुर्दा खराब हो रही है। क्योंकि ये जितने गांठ वाले मरीज हैं, ये सब भाग के आयुर्वेद में जा रहे हैं। और अभी रिसर्च आ गया है, कई जगह देखा गया है और जांच में पकड़ा भी गया है कि उसमें आयुर्वेद में अंग्रेजी गोली पीस के पड़ी हुई है। एलोपैथिक टेबलेट्स उसको पीस के उसमें डाल दिए हैं सब, जिसकी वजह से वो फास्ट काम कर रहा है। खाते ही तुरंत दर्द आराम। पेशेंट को लग रहा है कि हम आयुर्वेद खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एलोपैथी खा रहा है। बशर्ते डायरेक्ट नहीं खा रहा है, इनडायरेक्ट खा रहा है। ठीक है? तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण अगर देखा जाए तो वो है गुर्दे को न्यूट्रिशन न मिलना। 1 मिनट, हम इसका एक स्लाइड आपको दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट पहले खोजना, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। 1 मिनट, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि देखिए किडनी को बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है? ऊपर से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उस ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपकी किडनी डैमेज होती है। ठीक है? अब आइए, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके दिखा दे रहा हूं। ये शेयर स्क्रीन,
ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कहाँ गया? यहां से देखिए। अब देखिए सीकेडी, ये है लक्षण। सीकेडी का मतलब होता है गुर्दा खराब होना। ठीक है, देखिए हाई ब्लड प्रेशर ये पहला कारण है जो किडनी पे लोड बढ़ाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, ब्लड फ्लक्चुएट करने लगता है, जिसकी वजह से किडनी पे लोड बढ़ेगा। खून की कमी भी इसका एक कारण है। हाथ पैर टखने में सूजन, ये अच्छा, ये सीकेडी का लक्षण है। एक मिनट, लक्षण पे हमको नहीं आना था, हमको रीजंस पे आना था। एक मिनट, सभी पर आइए। देखिए उच्च रक्तचाप गुर्दे की बीमारी का कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। उच्च रक्तचाप किडनी को नुकसान पहुंचाता है और क्षतिग्रस्त किडनी आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए अच्छी तरह से काम नहीं करती है। गुर्दे की विफलता के साथ इसके गुर्दे अतिरिक्त पानी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ठीक है, अब और इसका कारण हम ढूंढ के निकालते हैं। देखिए खराब खान पान और जीवन शैली, ये तो पहले ही बात की गई, न्यूट्रिशन कम है, टॉक्सिन ज्यादा है। डायबिटीज, किडनी स्टोन, डिजीज प्रोस्टेट बढ़ जाना। प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो पानी रुकता है, गुर्दे में पानी बढ़ जाता है, इसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लड क्लॉट, यानी कि जो आपका पेशाब की थैली है, जो यूरिनरी ट्रैक है जहां पेशाब निकल रहा है, अगर इसमें कहीं ब्लड का क्लॉट बन रहा है तब भी किडनी खराब होती है। ब्लड को कंट्रोल करने वाली नसों का कमजोर होना, यानी कि जो ब्लड आपका बह रहा है, क्योंकि सारा ब्लड इसी में आएगा, इसी में से छनेगा, अगर ये आवश्यकता से अधिक फ्लो बना दी तो फिर भी आपका ये क्या होगा, ये ब्लड को कंट्रोल करने नसें जो है वो कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से अधिक या कम होता है, इसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। किडनी के आसपास ब्लड क्लॉट, अगर इसके अगल बगल कहीं ब्लड का क्लॉट बना है तब भी खराब हो जाएंगी। बॉडी में जरूरत से ज्यादा विषाक्त पदार्थ, वही मैंने बताया टॉक्सिन्स, और वही मैंने बोला कि आज इन अंगों को अधिक काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी में विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन ज्यादा जा रहा है, पानी कम पीना, और लास्ट है ड्रग्स और शराब का सेवन। ड्रग्स और शराब का सेवन। अब आइए एक चीज और देख लग सकते हैं कि सबसे बड़ा संकेत क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा संकेत देखिए, लक्षणों में रात में पेशाब करना, थकान, मतली, खुजली, मांसपेशी में झटके, ऐंठन, भूख की कमी, भ्रंश, सांस लेने में दिक्कत, और शरीर में सब सूजन, जिसमें सबसे ज्यादा पैरों में हो सकते हैं। ये लक्षण है इसके, माय डियर फ्रेंड, लक्षण है। इलाज क्या है? क्या है इलाज? क्या आपको लगता है गुर्दे की बीमारी का कोई सटीक इलाज यहां पर है? माय डियर फ्रेंड, पूरी दुनिया में गुर्दे का सटीक इलाज नहीं है, सटीक इलाज नहीं है। तो जब इसका सटीक इलाज नहीं है तो सबसे अच्छा है हम सटीक तरीके से इसको बचाने की कोशिश करें। जो रीजंस आ रहे हैं उससे हम बचने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि हमारे शरीर के अंदर से विषैले पदार्थ बाहर निकले, पहला चीज। दूसरा, कोशिश करें कि हम पानी अधिक से अधिक पीना स्टार्ट करें। तीसरा कोशिश हम क्या करें कि मेडिकेशन से बचें, खास करके एलोपैथिक मेडिसिन से बचें। आज लोग होम्योपैथ और आयुर्वेद में ज्यादा भग रहे हैं। क्यों भग रहे हैं? तो उसके पीछे कारण है, सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि उसी मेडिकेशन से उनके किडनी खराब हो रहे हैं, वो उसको अपनी किडनी को बचाना चाहते हैं। समझिए इस चीज को। हम मेडिकेशन से बचें, हम ड्रग्स से बचें, हम एल्कोहल से बचें। और आपको बता दें, कभी कभी बीपी के कारण क्या होता है, इसमें लिखा है कि जो आसपास की नसें होती है वो कमजोर होती हैं। बीपी जब होता है उस बीपी की वजह से कमजोर हो जाती है। और आपको बता दें, आपने देखा होगा बीपी का जब इलाज किया जाता है तो सबसे पहले किडनी की मेडिसिन दी जाती है। किडनी का मेटाबॉलिज्म जब तक सही नहीं होगा तब तक बीपी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता, हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकता। कुल मिला जुला के किडनी को बचाना जरूरी है, और किडनी को बचाना जरूरी है तो इतना काम करना जरूरी है, जब भी पेशाब लगे तुरंत जाइए। क्योंकि देखिए, एक होती है ऐच्छिक क्रिया जो आप अपनी मर्जी से करते हैं, एक होती है अनैच्छिक क्रिया जो आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया है माय डियर फ्रेंड। ये जब शरीर को जरूरत होगी तो वही आपको बताएगा कि अब आपको लैट्रिन जाना है, आपको पेशाब जाना है। ये अनैच्छिक क्रिया है। कभी भी अनैच्छिक क्रिया को रोकने की कोशिश मत कीजिएगा।
जब भी अनैच्छिक क्रिया को रोकेंगे आपको डिजीज आएगी, आपको बीमारी आएगी। ऐच्छिक क्रिया को रोक देंगे चल जाएगा, अनैच्छिक क्रिया को कभी रोकने की कोशिश मत कीजिए। जब यूरिन लगे तो तुरंत यूरिन जाइए, जब लाइटरिंग लगे तुरंत लाइटरिंग जाइए। क्यों? क्योंकि ये शरीर बोल रहा है कि भैया जल्दी निकाल। और इस तरह से किडनी ज्यादा खराब हो रही है। अभी तो हम बात कर रहे थे किडनी की, इसी तरह लीवर का, फेफड़े का, चमड़े का, आंत का, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यही हाल है कि नहीं है? कुल मिला जुला का माय डियर फ्रेंड हम फंसते जा रहे हैं। बस सीधी सी बात जान लीजिएगा, हम फंसते जा रहे हैं। अगर इस फंसाव से बाहर निकलना है तो हमारे पास क्या साधन हो सकते हैं? कोई साधन है नहीं, सिर्फ एक साधन है, अपने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाइए। कोई तीसरा साधन नहीं है। तीसरे में यही है, जीवनचर्या को सही कीजिए। और अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ाना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में हो। बाकी चीजों में तो टॉक्सिन्स मिल गए। अभी इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है, वो है गैनोडर्मा लूसिडम। क्योंकि डिएक्शन क्या करती है? डिएक्शन कुछ नया नहीं कर रही है, वही पुरानी चीजों को निकाल के आपको दे रही है और कोशिश कर रही है कि इसके अंदर टॉक्सिन्स ना के बराबर, किसी दवाई से इसको पैदा ना किया जाए। तो गैनोडर्मा क्या, एक मशरूम की प्रजाति है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे टॉपेस्ट मशरूम है। और दूसरी चीज है, सबसे कॉस्टली मशरूम है। आप इसकी चाय पी सकते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएगा। और चूंकि 8000 ppm का ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। आप इसकी कॉफी पी सकते हैं, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। आप आरजीजीएल खा सकते हैं, जो 100 में 100% गैनोडर्मा है। ये क्या है? हाईली एंटीऑक्सीडेंट है इस वर्ल्ड का, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। न्यूट्रिशन के बिहाफ पर जाके आपके शरीर को लगभग 416 तरह का न्यूट्रिशन देगा। प्लस जब ये दोनों काम होगा तो आपकी बॉडी टॉक्सिन को एलिमिनेट करेगी, यानी कि एलिमेंट रिफ्लेक्शन के माध्यम से इसको बाहर करेगी। बहुत लोग बोल देते हैं कि सर ये हम खा रहे हैं तो पेट जल रहा है, क्यों जल रहा है? वही टॉक्सिन्स निकल रहा है। बहुत लोग बोल देते हैं खा रहे हैं तो पेशाब ज्यादा, यूरिन ज्यादा जाना पड़ रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वही टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब चीजें होंगी। साथ में स्पारुलिना को ऐड कर दिया, तो स्पारुलिना सुपर सुप्रीमो फूड है। ये इस दुनिया का सबसे बढ़िया खाना है, ये भी कोई दवाई नहीं है। एक मशरूम हो गया, एक पानी का ये एल्गी हो गया, लेकिन है क्या? शरीर के लिए जरूरी 46 पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इमसेम संस्था बोल रही है, अगर बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, अभी बोल रहा है ना कि 852 मिलियन लोग, 852 मिलियन पूरे वर्ल्ड के ऐसे हैं जो कुपोषित है। इसको पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए उसको स्पारुलिना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्पारुलिना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खान है। और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का मतलब यही है कि हमारे खाने में माल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो वो जाएगा, उसको क्लियर कर देगा। तीसरा चीज, अगर हमने साथ में नोनी मोरिंडा सिट्रोफोलिया लेना स्टार्ट किया, नोनी जूस, ये भी क्या है? एक नेचुरल जूस है। ये क्या करेगी? बॉडी के अंदर एंजाइम्स की पूर्ति करेगी, आपके बॉडी को सपोर्ट करेगी, को फैक्टर में भाग लेगी, जो अंग सुस्त है उसको फास्ट करेगी। और अभी जो सबसे बड़ी चीज आ गई, एक चीज और इसके अंदर सपोर्ट कर सकते हैं, च्यवन द्रव्य। क्योंकि च्यवन ऋषि के नाम पर बना है और बॉडी के अंदर नयापन लाने के लिए, लोगों को लंबे समय तक जवान रखने के लिए ही च्यवनप्राश का इस्तेमाल स्टार्ट हुआ था। लेकिन पूरे मार्केट के अंदर कहीं भी लिक्विड च्यवनप्राश नहीं है माय डियर फ्रेंड, ओनली वन डिएक्शन में मिलता है लिक्विड च्यवनप्राश। ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी चीजें अलग अलग है। लेकिन एक चीज दिमाग में, अगर वीडियो में यहां तक, आप मीटिंग में यहां तक बने हुए हैं, तो ये 100% दिमाग में लिख जाइएगा, लेके जाइएगा कि डिएक्शन कंपनी फूड का व्यापार करती है, खाने का व्यापार करती है, दवाई का व्यापार नहीं करती।
अब अच्छा खाना मिलने की वजह से अगर ज्यादा लोग ठीक होते हैं तो उनका प्रॉब्लम था, उनके शरीर में कमी थी, पूरा किया ठीक होने लगे, पूरा किया ठीक होने लगे, पूरा किया ठीक होने लगे। लेकिन एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड, दिस इज ए फूड, ये खाना है, ये कोई दवाई नहीं। तो इसको हमको खाने की तरह इस्तेमाल करना है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट का पावर बढ़ाता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करेगा। ये ऐसा नहीं किसी बीमारी को ठीक करता है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है। और जब इम्यूनिटी बढ़ा के, न्यूट्रिशन को बढ़ा के, और जैसे ही बॉडी को सपोर्ट मिलता है, बॉडी किसी भी डिजीज को लगती है ठीक करने, किसी भी डिजीज को लगती है ठीक करने, वो ट्रीट खुद करने लगती है, क्योंकि बॉडी को बोला गया द बेस्ट डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड, द बेस्ट डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड। तो खाते पीते रहिए। इसके साथ अगर आप खाना चाहे तो अनार उनार जो भी खा सकते हैं वो खाइए, जो भी आपके बॉडी के सपोर्ट के लिए हो। तो हमको लगता है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो एक चीज याद रखिएगा, डिएक्शन एक बेटर ऑप्शन है आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए। बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है।